तो चैप्टर नंबर 14 इंडियन फार्मर, और इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कमर्शियल फार्मिंग पढ़ी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ी, शिफ्टिंग फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद हम टूल्स ऑफ फार्मिंग शुरू करने वाले हैं आज। कल हमने थोड़ा सा देखा था टूल्स ऑफ फार्मिंग, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए टूल्स ऑफ फार्मिंग। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है दैट इज सीड। सीड इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फार्मिंग। तो सबसे पहले फार्मिंग के लिए सीड चाहिए। जो फार्मर्स कैसे होते हैं, थोड़े रिच होते हैं, वो तो न्यू सीड खरीद लेते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं नई सीड को बाय कर लेते हैं, जो कि गुड क्वालिटी के होते हैं। उनको परचेज करके उनको वो सीड बैंक या कोऑपरेटिव स्टोर से परचेज करते हैं, जो कि गवर्नमेंट चलाती है, और वो उनको सोन करते हैं या प्लांटेशन करते हैं और न्यू क्रॉपिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जो फार्मर्स के पास रिच नहीं होते हैं, पुअर होते हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं न्यू सीड्स को, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो पुरानी या प्रीशियस क्रॉप होती है, प्रीवियस क्रॉप होती है, उस क्रॉप के सीड्स को बचा लेते हैं और उसी को नेक्स्ट फार्मिंग के लिए, नेक्स्ट क्रॉपिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सीड। इरिगेशन मतलब हमारी जो क्रॉप है उसमें वाटर सप्लाई करना। तो एडिक्वेट वाटर सप्लाई टू द क्रॉप इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। जो हमारी क्रॉप है उसकी ग्रोथ के लिए ये नेसेसरी है, ये इम्पोर्टेंट है कि हम एडिक्वेट वाटर दें, एडिक्वेट वाटर की सप्लाई करें, यानी कि जितना उनको ज़रूरी है पानी, उतना पानी उनको सप्लाई किया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो इरिगेशन थ्रू रिवर्स, रिजर्वायर्स, टैंक्स, ट्यूबवेल्स एंड वाटर व्हील्स इज डन। तो क्या किया जाता है, रिवर्स के द्वारा या रिजर्वायर के द्वारा या फिर टैंक के द्वारा या ट्यूबवेल्स के द्वारा वाटर को सप्लाई किया जाता है जहाँ पर कि वाटर ज़रूरी होता है। इसके लिए डिफरेंट टाइप की, देखिए सबसे पहले यहाँ पर फार्मर सोइंग हो रहे हैं, फार्मर क्या कर रहे हैं, सोइंग ऑफ सीड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इरिगेशन चल रहा है। इरिगेशन जो है ये देखिए पाइप्स के द्वारा हो रहा है। तो ये जो पाइप्स में पानी आ रहा है, ये पानी किसी भी तरह से आ सकता है, वो किसी रिवर से भी हो सकता है, रिजर्वायर से भी हो सकता है, टैंक से भी हो सकता है, ट्यूबवेल से भी हो सकता है। तो वहाँ से हम पानी लेंगे और अपनी जो क्रॉप है उसके अंदर वाटर सप्लाई करेंगे। एंड इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन इन रीजन्स ऑफ सीजनल और लो रेनफॉल। इरिगेशन वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पर कि रेनफॉल यानी कि बारिश बहुत कम होती है, और वहाँ पर हमको आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना ही पड़ता है। या फिर ऐसे रीजन जहाँ पर कि सीजनल बारिश होती है, कभी कभी बारिश आती है, कम बारिश होती है, वहाँ पे क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए इरिगेशन करना पड़ता है। With irrigation facilities, crop like rice, sugarcane, wheat and tobacco are grown easily. तो जो इरिगेशन है उसकी सहायता से राइस की, शुगर केन की और वीट की क्रॉप्स जो होती हैं वो इजीली ग्रोन हो जाती हैं और हमें अच्छी यील्ड मिलती है। आजकल जो हमारी इरिगेशन है उसमें न्यू टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें आता है ड्रिप टेक्निक। ड्रिप टेक्निक में क्या होता है, हम बिल्कुल जो जैसे हमारा ये सीड है जब उगेगा, बड़ा प्लांट बनेगा, उस प्लांट की जड़ के पास ही ड्रॉप ड्रॉप करके, ड्रिप ड्रिप करके हम इरिगेशन करेंगे, पानी देंगे, उसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। या फिर क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर हम फव्वारे लगा देते हैं, जिसको कहते हैं
फाउंटेन सिस्टम, थोड़ी थोड़ी देर दूर पे हम ऐसे पाइप लगा देते हैं जो कि खड़े होते हैं बीच बीच में और इधर उधर के प्लांट्स को पानी देते हैं। तो ये न्यू टेक्निक्स हैं जो इरिगेशन के लिए यूज की जाती हैं। तो अब हमारा सोविंग सीड हो गया, इरिगेशन हो गया। नाउ फर्टिलाइजर्स। अब जब उनको पानी मिल गया है तो उनको खाना भी तो मिलना चाहिए। तो फर्टिलाइजर एक तरह से फूड या न्यूट्रिशन कहलाता है। किसका? प्लांट्स का। When a land is cultivated, year after year, it loses its fertility. जब हम किसी भी लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है। सो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी। द न्यूट्रिशन इन द फर्टिलाइजर्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है उस सोइल की फर्टिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हम उसको ज़्यादा उपजाऊ करने के लिए क्या करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल तरीके से न्यूट्रिशन यानी कि फर्टिलाइजर्स डालते हैं। The nutrient in the fertilizers are essential for plant growth. और ये जो हमारे फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। These are natural and synthetic origin. ये या तो नेचुरल हो सकते हैं फर्टिलाइजर्स, गोबर की खाद वगैरह जो डालते हैं, या फिर चीज़ों को सड़ाकर जो ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं वो डाल सकते हैं। इनको हम नेचुरल की श्रेणी में रखेंगे। और सिंथेटिक वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को मिला के फर्टिलाइजर्स बनाई जाती है। तो दोनों में से कोई भी हम अपनी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। The three main nutrients present in fertilizers are nitrogen, phosphorus and potassium. तो 3 मेन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजर्स में, जो कि हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन प्रमोट लीफ ग्रोथ। नाइट्रोजन किसको बढ़ाता है? लीफ की ग्रोथ को, पत्तियों की ग्रोथ को। फॉस्फोरस डेवलप द रूट्स। और फॉस्फोरस किसको डेवलप करता है? रूट्स को। एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। फॉस्फोरस 3 काम कर रहा है, रूट को, फ्लावर और फ्रूट को। इन 3 चीज़ों को ग्रो कर रहा है। पोटेशियम मेक द स्टेम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग एंड प्रमोट्स द फ्लावरिंग। और पोटेशियम क्या कर रहा है? स्टेम की ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और फ्लावरिंग यानी कि फूलों का जो उगना है उसको भी बढ़ा रहा है। तो नाइट्रोजन का काम हो गया लीफ के लिए, फॉस्फोरस का काम हो गया रूट, फ्लावर और फ्रूट्स के लिए, पोटेशियम स्टेम की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। तो ये हम फर्टिलाइजर्स के रूप में इन्हीं 3 थिंग्स को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को आर्टिफिशियल तरीके से सोइल में डालते हैं। अब उनको डालते कैसे हैं? उनको डायरेक्ट पाउडर के रूप में नहीं डालते, उनको हम इस तरह से स्प्रे करके डालते हैं। देखिए स्प्रे कर रहा है, तो स्प्रे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्प्रे करने के लिए हमें जो फर्टिलाइजर्स डालने हैं, जो कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, उनको हम पानी में घोल लेंगे, पानी में उनका सॉल्यूशन बना लेंगे। फिर उस सॉल्यूशन को इस तरह के टैंक में भरकर, इस तरह के सिलेंडर में भरकर स्प्रे करके प्लांट्स पर डालेंगे। ये देखिए स्प्रे कर रहा है ये व्यक्ति, और स्प्रे करते समय अपने मुंह को इसने मास्क से ढका हुआ है और सिर पर इसने कैप पहन रखी है। ये आईज वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए है, इससे आईज वगैरह प्रोटेक्ट रहते हैं और फर्टिलाइजर्स जो स्प्रे किए जा रहे हैं उनसे आईज को और स्किन को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इस तरह के हम प्रोटेक्शन करके, हाथों में ग्लव्स पहन के, पानी में इन फर्टिलाइजर को घोल के इन पूरी खड़ी क्रॉप पर हम स्प्रे करते हैं।
इसके बाद आता है आपका मैन्योर। मैन्योर यानी कि खाद, जो हम जड़ों को देते हैं। ये तो हमारा पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जा रहा है, वो हम जड़ों के पास डालेंगे। मैन्योर इज द ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट एंड dried part of plants. It help to increase the fertility of plants. तो ये मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर है, इसके अंदर कुछ भी केमिकल नहीं होते हैं। ये मोस्टली कहाँ से डिराइव्ड होती है? मोस्टली डिराइव्ड होती है एनिमल वेस्ट से, यानी कि एनिमल डंग से। एनिमल डंग को हम या फिर फार्मर्स दो तरह से यूज करते हैं। एक तो उसकी ऐसी गोल गोल आकार की फ्यूल बना देते हैं, जिसको कहते हैं काउ डंग केक। काउ डंग केक, जिसको सामान्य भाषा में जो होते हैं किसान, वो कहते हैं ऊपला, काउ डंग केक। और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा वो जो काउ डंग होता है उसको एक ही जगह, गाय भैंस का जो गोबर होता है उसको एक ही जगह हीप के रूप में इकट्ठा करते जाते हैं। अब वो हीप के अंदर जो काउ डंग है वो धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा, और उससे क्या बनेगी? उससे ऑर्गेनिक मैन्योर बनेगी। ये जो मैन्योर है इसको जब हम मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो उससे उस सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, और सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारी क्रॉप अच्छी होगी, हमारे को अच्छी मात्रा में यील्ड मिलेगी। तो ये आपका हो गया मैन्योर। अब उसके बाद आता है पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। हमने अपनी फसल को पानी दे दिया, हमने अपनी फसल को न्यूट्रिशन के रूप में फर्टिलाइजर और मैन्योर दे दिए, लेकिन अब हम क्या काम करते हैं? अब हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब है उनको पेस्ट से और इंसेक्ट से बचाना, उनको बीमार होने से बचाना। इसके लिए क्या करते हैं? पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स को यूज किया जाता है। These are the chemicals sprayed on the crops to protect them from insect, stray animals, birds, rats and weeds. तो जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये कुछ प्रकार के केमिकल्स होते हैं, और उन केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है। जस्ट लाइक फर्टिलाइजर्स, इंसेक्ट और पेस्टिसाइड जो होते हैं वो भी इस तरह से घोलकर ऐसे स्प्रेइंग मेथड से डाले जाते हैं क्रॉप के ऊपर। उनको भी ड्राई नहीं डालते हैं, उनको पहले सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी में घोल लेते हैं और इस तरह से पाइप्स के द्वारा, मशीन्स के द्वारा स्प्रे करते हैं। तो ये स्प्रे करके हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से, स्ट्रे एनिमल्स से, और बर्ड्स से, रैट्स से और वीड्स से। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि वीड्स क्या होते हैं? वीड्स, जैसे हमने क्रॉप बोई है गेहूं की, और गेहूं की क्रॉप के साथ कोई ऐसे प्लांट उग जाएं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम उनको नहीं चाहते हैं कि वो उगें, लेकिन वो अपने आप से उग रहे हैं, दैट अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। समझ में आया आपको? मेन क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं उनको वीड्स कहते हैं। उस वीड को भी ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स खत्म करते हैं। अनवांटेड प्लांट उगने से क्या होगा? हमारी जो क्रॉप को मिट्टी में से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, मिट्टी में से पानी मिलना चाहिए, जो रूट एब्जॉर्ब करती है वो कम मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि कुछ मात्रा में ये वीड्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए इन वीड्स को हटाना भी जरूरी होता है। और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट, स्ट्रे एनिमल्स, बर्ड्स, रैट्स के साथ साथ इस वीड्स को भी रिमूव करते हैं, हटाते हैं। Although pesticides have benefits, they can be harmful to humans and animals. पेस्टिसाइड्स बेनिफिट देते हैं, वो हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये हार्मफुल भी हैं ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए।
देयरफॉर दे शुड बी यूज्ड जुडियसली, इसलिए इनको अच्छे से समझदारी से यूज करना चाहिए, इनको एक्सेस में यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी सब्जी को खाएं या पकाएं, उससे पहले उसको अच्छे से वॉश करें, अच्छे से 2-3 पानियों में धोएं, जिससे कि जो फार्मर लोग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं वो हट जाए और आपके बॉडी में ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ना जाए और आपको इससे नुकसान ना हो। अब है आपका स्टोरेज ऑफ फूड। आप फूड को कैसे स्टोर करें। आपने क्रॉप पैदा कर ली, क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर ली, अब आपके पास हार्वेस्टेड यानी कि कटी हुई क्रॉप आ गई है, अब आप उसको कैसे करेंगे। आफ्टर द क्रॉप आर हार्वेस्टेड इट इज टाइम टू सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशन। अब क्रॉप हार्वेस्टेड हो गई है तो आप उसको डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएंगे। द surplus farm produce is sold at mandis in the cities। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में क्रॉप हुई है और आपकी फैमिली की नीड से, फार्मर की फैमिली की नीड से अगर वो ज़्यादा है तो उसको मंडी में बेचा जाएगा। फ्रॉम देयर इट रीचेज द ग्रोसरी स्टोर, जहाँ से वो ग्रोसरी स्टोर पे पहुँचेगी। ग्रोसरी स्टोर मतलब किराने की दुकान, जहाँ से आप मसाले और दाल चीनी खरीदते हैं उसको ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं, वहाँ पर ये पहुँच जाएगी। The crop that the government buy from the farmers are stored in big godowns। जो गवर्नमेंट बाई करती है फार्मर से क्रॉप, उसको बड़े बड़े गोडाउन्स में यानी कि गोदामों में स्टोर करती है। इन द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड लाइक ए क्रॉप फेलियर, ए फेमाइन और ए flood or some other calamity, these food grains are distributed among people। जब कोई भी ऐसा क्रॉप फेलियर होता है या फिर शॉर्टेज होती है फूड की, कोई फेमाइन के दौरान, कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई बाढ़ तूफान आ जाए, उस समय जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये स्टोर्ड फूड जो होता है उस समय लोगों में बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिनको उनकी जरूरत होती है, वो नीड देम। द गवर्नमेंट आल्सो सेल्स दीज क्रॉप्स थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। और गवर्नमेंट भी सेल भी करती है इन क्रॉप को फेयर प्राइस शॉप्स के द्वारा। कार्ड द राशन डिपो, जिनको हम राशन डिपो कहते हैं। ये राशन डिपो जो है अब तो सिर्फ पुअर लोगों के लिए काम आते हैं, पहले सब लोग यहाँ से जाकर अपना अनाज वगैरह खरीद सकते थे, तो ये राशन डिपो पर इनको सेल किया जाता है। पीपल आर अलॉटेड राशन कार्ड फॉर देयर फैमिलीज। पीपल को, लोगों को राशन कार्ड अलॉट किया जाता है अपनी फैमिली के लिए, मेंबर के हिसाब से उनको वहाँ से राशन मिलता है। जैसे एक मेंबर का 10 किलो का अनाज का कोटा बना दिया और आपकी फैमिली में 4 व्यक्ति हैं तो आपको 40 केजी ग्रेन वहाँ से मिल जाएगा। They buy essential food items like wheat, rice, sugar, pulses, etc। ये राशन डिपो जो है उस पर आपको व्हीट, राइस, शुगर, दालें वगैरह, पल्सेस वगैरह मिल सकती हैं। फ्रॉम दो शॉप एट सब्सिडाइज्ड प्राइस। और यहाँ पर जो प्राइस होती है वो भी आपकी मार्केट की तुलना में कम होती है। अब आपका आता है शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड फेमाइन। शॉर्टेज कैसे होती है फूड की। ए फेमाइन इज ए वाइड स्प्रेड स्केरेसिटी ऑफ फूड। एक फेमाइन जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में फूड की कमी हो जाती है। इट कैन हैपन ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। ये बहुत सारे फैक्टर्स के कारण हो सकती है। सच एज क्रॉप फेलियर, इसमें क्रॉप फेलियर हो सकता है।
नाउ क्वेश्चन इज अकर्ड, क्रॉप फेलियर क्या होता है? व्हाट इज क्रॉप फेलियर? यानी कि जैसे किसान ने इस बार गेहूं की फसल बोई है और बाढ़ आ गई, पूरी फसल खराब हो गई, तो उसको कहेंगे हम क्रॉप फेलियर। या फिर वो उसमें अच्छे से इरिगेशन नहीं कर पाया, रेन अच्छे से नहीं आई, पानी उसको नहीं मिला, पानी की कमी से फसल खराब हो गई, तो उसको कहेंगे हम क्रॉप फेलियर। तो क्रॉप फेलियर अगर होता है, पॉपुलेशन अनबैलेंस होती है, होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स खराब होते हैं, या लैक ऑफ रेन या बरसात की कमी से, या बीज अच्छे नहीं है आपके, जो सीड आपने सो गई हैं उनसे अच्छी फसल नहीं मिल रही है, ऐसे कामों से आपकी जो क्रॉप है वो फेल हो सकती है। द रिजल्ट ऑफ फेमाइन आर ऑलवेज डिवास्टेटिंग। जो हमारी फेमाइन है उसके जो रिजल्ट है वो हमेशा दुख वाले होते हैं, उसमें लोगों को कमी महसूस होती है हर चीज़ की। इट लीड्स टू माल न्यूट्रिशन मतलब है कुपोषण। इससे क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है, लोगों में न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है। स्टारवेशन यानी कि भूख से लोगों का मरना। एपिडेमिक यानी कि महामारी, जैसे आजकल हमारे यहाँ पे फैल रहा है कोरोना, दैट इज आल्सो ए एपिडेमिक, महामारी है वो। इसी तरह की भूख से भी होने वाली बीमारियां होती हैं, भूखमरी जिसको कहते हैं, भूख के कारण लोग मरते हैं, या फिर बहुत सारी न्यू उनमें डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं, एंड इवन डेथ्स, और मृत्यु भी होती हैं। ये सारे काम किसके कारण हो रहे हैं? फूड फेमाइन के कारण, फूड की कमी के कारण। पीपल सफर फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं उनको फिजिकली भी बहुत कुछ दुख झेलना पड़ता है और मेंटली भी वो परेशान हो जाते हैं, उनको दिमागी और शारीरिक रूप से परेशानी होती है। नियरली एवरी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड हैज एक्सपीरियंस्ड फेमाइन। और करीब करीब सारे कॉन्टिनेंट इस फेमाइन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सब कंट्रीज इन सब सहारा अफ्रीका स्टिल कंटिन्यू टू हैव एक्सट्रीम केसेस ऑफ फेमाइन। सहारा और साउथ अफ्रीका में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। डिफरेंट स्टेट डिफरेंट टेस्ट। डिफरेंट स्टेट में किस तरह के डिफरेंट टेस्ट होते हैं? Each culture and civilization represent a different cuisine. अलग अलग जो कल्चर होते हैं, अलग अलग जो सिविलाइजेशन है, वो एक अलग अलग तरह की कुकिंग मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूसिन मतलब मेथड ऑफ कुकिंग। अलग अलग मेथड से कुकिंग की जाती है ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन एंड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। The crops grown in different regions are also different. जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं या लोकेशंस हैं वो अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। कहीं पर प्लेन्स हैं, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, हिली स्टेशंस पे हिल्स पर टेम्परेचर कम है, और रेन भी अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा होती है। तो क्रॉप्स जो ग्रो होती हैं वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट होती हैं। वीट इज़ स्टेपल डाइट इन द नॉर्दर्न इंडियंस। जो नॉर्थ साइड में जो स्टेपल यानी कि मुख्य जो भोजन है, डाइट है, वो है हमारी वीट। हम चपातीस के रूप में और अन्य चीज़ों में वीट को मेनली खाते हैं। वेयर एज राइस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द साउथ इंडियन डाइट। और साउथ इंडियन में क्या होता है? राइस इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डाइट का। फूड हैबिट्स डिपेंड ए लॉट ऑन आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस आल्सो। जो फूड हैबिट्स हैं वो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन पर भी डिपेंड करती हैं। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, पीपल प्रिफर टू ईट ए कैलोरी रिच डाइट। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जो
फूड लिया जाता है वो रिच डाइट का, यानी कि हैवी फूड विद लॉट्स ऑफ घी एंड लॉट्स ऑफ कैलोरीज खाया जाता है। फ्राइड फूड एंड डिलीशियसिस मेड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडियन डाइट। जो नॉर्दर्न इंडियन डाइट है, नॉर्थ इंडियन डाइट है, उसमें मेनली फूड में स्वाद देखा जाता है और मिल्क प्रोडक्ट्स का मेनली यूज़ किया जाता है। डिशेज मेड ऑफ राइस एंड पल्सेज आर मोर पॉपुलर इन साउथ इंडियन स्टेट। साउथ इंडियन में मेनली जो डिशेस बनाई जाती हैं वो राइस और पल्सेस को मिलाकर बनाई जाती हैं, जैसे इडली है, सांभर है और सांभर डोसा है, वहाँ का सांभर वड़ा है, सबके अंदर राइस और पल्सेस का यूज़ किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर फेमस फॉर मोमोज एंड नूडल्स। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसमें मोमोज और नूडल्स ज़्यादा खाए जाते हैं। फिश एंड राइस आर कॉमन इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में राइस और फिश कॉमन डिश है, कॉमन फूड है। द ईजी अवेलेबिलिटी टू रेडी टू ईट फूड हैज़ आल्सो चेंज्ड आवर फूड हैबिट्स। हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो रेडी टू ईट की वजह से, कि जो भी मिला फटाफट वाला वो खा लिया, उससे भी हमारी फूड हैबिट्स काफ़ी चेंज हो गई हैं। ड्यू टू paucity of time, everyone wants to spend less time in cooking। हमारे पास कम टाइम है हर चीज़ के लिए, इसलिए हम कुकिंग पर भी लेस टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दिस हैज़ लेड टू ओवर इंडल्जेंस इन फास्ट फूड कंजप्शन। जो हमने टाइम बचाया तो उसको मेनली हम क्या कर रहे हैं, हम फास्ट फूड खाकर अपना टाइम पास कर रहे हैं, विच इज़ एन अनहेल्दी चॉइस, जो कि एक अनहेल्दी चॉइस है, क्योंकि फास्ट फूड कभी भी हेल्दी फूड नहीं होते हैं, उनमें न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, वो सिर्फ फास्ट कुकिंग पर बेस्ड होते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट ए बैलेंस इज़ स्ट्रक बिटवीन हेल्दी फूड एंड फास्ट फूड। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस मेंटेन करें फास्ट फूड और हेल्दी फूड में। फास्ट फूड खाना चाहिए लेकिन कभी कभी, और हेल्दी फूड हमेशा खाना चाहिए, यानी कि हम लोग पूरी तरह से फास्ट फूड पर डिपेंड नहीं हों। नाउ समरी, मैनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर practiced in our country such as commercial, subsistence, mixed, shifting and organic। बहुत तरह की फार्मिंग चल रही है जिसमें कमर्शियल है, सब्सिस्टेंस है, मिक्स्ड है, शिफ्टिंग है और ऑर्गेनिक है। ए फार्मर हैज़ सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मिंग। एक फार्मर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है फार्मिंग के लिए, फॉर एग्जांपल सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स, जिसमें मेन सीड है, उसके बाद इरिगेशन पानी, फर्टिलाइजर, मैन्योर और पेस्टिसाइड्स। इंडियन फूड इज़ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स वेराइटी। इंडियन फूड जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी वेराइटी के लिए। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट टुडे। इन नेक्स्ट we have done our question answer and all exercises.